आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। HRIT इंस्टीट्यूट में परमाणु कैन की एक कैनोपी लगाई गई है, जिसमें हम विशेष जानकारी लेंगे और परमाणु के बारे में एक वार्ता करेंगे कि परमाणु का एक नाम आता ही लोगों के दिलों में एक भय और एक दहशत सी बैठ जाती है कि परमाणु का एक इसका पूरा एक लक्ष्य और क्या है। आज हम परमाणु ऊर्जा विभाग के कुछ विशेष जानकारी लेने आए हुए हैं। हमारे साथ में VK सिन्हा जी हैं, जो परमाणु ऊर्जा के एक सेंटर हेड हैं, तो उन्हीं से हम जानकारी लेंगे और बात करेंगे। सर सिन्हा जी, थोड़ा जानकारी दीजिएगा परमाणु के बारे में, क्योंकि लोगों के विचारों में जब परमाणु का जब नाम आता है तो उनकी सोच जो है एक इस तरीके से बदल जाती है कि पता नहीं एकदम क्या हो गया। तो उनको उस परमाणु के बारे में थोड़ा विशेष जानकारी दीजिएगा ज़रा। परमाणु एक विशिष्ट टेक्नोलॉजी है और इस तकनीकी का इस्तेमाल जीवन के हर क्षेत्र में है, चाहे वो एनर्जी प्रोडक्शन हो, चाहे मेडिकल हो, इंडस्ट्रियल हो, सोसाइटल हो, हर जगह है। और यह लोगों में जो लोगों के अंदर एक फियर फैक्टर आ जाता है, डर आ जाता है, उसका मेन अगर कारण हम देखें तो वही यह है कि लोग उसको समझ नहीं पाते और एक नॉलेज की एक गैप है। तो कहीं ना कहीं इस कारण उनको लगता है कि परमाणु से काफ़ी खतरा है। अगर हम अपने इंडियन हिंदू सिस्टम में जाएं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जाएं, वैदिक सिस्टम में जाएं, तो परमाणु का जो नाम है वो आया है महर्षि कनड। तो वहाँ से ये कण वहाँ से आया। यह मेरा ये कहना है कि यह आज की बात नहीं है, ये सदियों पुरानी वैदिक संस्कृति से ये चली आ रही है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए और कैसे इसका इस्तेमाल है वह देखना चाहिए। जहाँ तक इसकी सेफ्टी की बात है, परमाणु की तकनीकी जो हमारे परमाणु ऊर्जा विभाग और जो उसके अंतर्गत जितने भी संस्थाएं हैं वह बहुत ही तरीके से करते हैं। उसके सेफ मेजर्स को ध्यान में रखते हुए, सिक्योर मेजर्स को ध्यान में रखते हुए उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए यह पूरी तरह से सेफ है। तो जो परमाणु होता है और एक बम होता है, तो दोनों में एक तो बम हो गया अलग और एक होगा परमाणु। तो परमाणु में जो कण होते हैं वो किस कण के बारे में थोड़ा विशेष से जानकारी दीजिए कि उन कणों में क्या क्या चीज़ का उसमें एक डाला जाता है उसमें, और वो किस तरीके से तैयार होता है। मैं इस सवाल का जवाब इस तरह दूंगा कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है, हम लोगों ने हमेशा पीसफुल यूज़ एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इसकी बात कही है। तो इसीलिए हम सिर्फ उसकी ही बात करेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम उस पर कार्यरत हैं और अग्रसर हैं उस पर आगे बढ़ने के लिए। और कोई भी तकनीक हो, उस तकनीक की पॉजिटिव साइड भी होती है, नेगेटिव साइड भी होती है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उस तकनीक को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमाणु जो कण है, बेसिकली अगर हम एटम्स देखेंगे तो एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और बाहर की ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यह तरीका परमाणु की तकनीकी का इस्तेमाल बेसिकली जो न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, कैसे उस एनर्जी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो ऊर्जा के फॉर्म में ऊर्जा के लिए, या हम उसको इस्तेमाल करें अपने इंडस्ट्रियल और मेडिकल या सोसाइटल एप्लीकेशन के लिए। तो हमारे संस्था जो भारत का ये परमाणु ऊर्जा विभाग है, इसका ये मैंडेट है और कि हम किस तरह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा देश के लिए, शांतिपूर्ण एप्लीकेशंस के लिए हम इसको यूज़ कर सकें। ये आज जो आपका कैंप लगाया गया है और इसमें HRIT में आपने इसको दिखलाया है, तो थोड़ा सा आप इस जो कैंप के बारे में जो आपने यहाँ अलग अलग चीज़ें दिखलाई हैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार से ज़रा दिखलाइए और उसको जानकारी दीजिए कि जैसे कि आपने एक यहाँ पे थोड़ा सा ये लगा रखा है, इसको दिखलाइए ज़रा, इसको बस के बारे में बताइए थोड़ा सा। यह जो ये मशीन जो बनाई गई है, ये भावाट्रॉन कहते हैं इसको। भावाट्रॉन का पर्पस है कैंसर ट्रीटमेंट में। तो ये जैसे मैंने कहा कि इसका इस्तेमाल मेडिकल एप्लीकेशंस में भी होता है। तो कैंसर, अब जैसा कि आप जानते हैं, कैंसर एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप का रोग है और इसको कई तरीके से इलाज किया जाता है। वो कीमोथेरेपी हो सकती है, रेडियोथेरेपी हो सकती है, जहाँ पे विकिरण को यूज़ किया जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया या हम सब जानते भी हैं कि विकिरण का इफ़ेक्ट बॉडी पे होता है। तो हमें विकिरण को उतनी जगह ही इस्तेमाल करना है जहाँ पे वो कैंसर
कैंसरस सेल है और उसको हम ख़त्म कर सकें। तो यह एक विशिष्ट टाइप की मशीन जो है वो बनाई गई है। इस मशीन में जो जैसे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पेशेंट का टेबल है, तो टेबल को हम आगे पीछे करके जहाँ पे एग्जैक्टली कैंसर हुआ है, कैंसरस ग्रोथ है, हम वहाँ पर उसको लेकर जाते हैं। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक गामा सोर्स है। तो इस गामा सोर्स से एक एनर्जी एक पर्टिकुलर लेवल में, जो कि बहुत ज़्यादा बॉडी को अफेक्ट ना करे और साथ साथ जो कैंसर के जो कीटाणु हैं वो ख़त्म भी हो जाए, सिर्फ उस एरिया को एक्सपोज किया जाता है। तो इसमें इस विशिष्ट मशीन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बहुत ही एक छोटे से एरिया में हम फोकस कर सकते हैं और एरर बहुत कम होता है, मतलब इसमें एरर होने की संभावना बहुत कम है। तो इससे सिर्फ जो खराब टिश्यूज़ हैं उसको ही समाप्त किया जाता है और बॉडी पे कम से कम इसकी साइड इफ़ेक्ट होती है। तो यह इस तरह एक इसका मेडिकल एप्लीकेशन है। हम आगे बढ़ेंगे और आगे जानकारी लेंगे सिन्हा साहब से। ये आपने एक ये इसको इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, ये जो आपने लगा रखा है इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। ये किस तरीके से इसका कैसे किस तरीके से यूज किया जाता है और कैसे ये आता है? ये जो है एक कंसेप्चुअल मॉडल है 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर के लिए। जैसा हमने कहा कि एनर्जी सोर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आज हमारे देश में, अगर हमें डेवलप्ड नेशन बनना है तो पर कैपिटा एनर्जी की रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर पाएँ। तो यह एक बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ वर्किंग मॉडल है। इसमें प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, हेवी वाटर को यूज़ किया जाता है, भारी पानी को यूज़ किया जाता है। ये इसका प्राइमरी सिस्टम है। तो रिएक्टर का जो कोर है, रिएक्टर का कोर में रेडिएशन न्यूक्लियर रिएक्शन करवाया जाता है और उस न्यूक्लियर रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी से जो पानी है, पानी को गर्म किया जाता है और गर्म पानी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की कंडीशन में उसको एक दूसरे एनर्जी हीट एक्सचेंजर में डाला जाता है। तो हीट एक्सचेंजर से वह सेकेंडरी साइड में चला जाता है और सेकेंडरी साइड का जो स्टीम बनती है उस स्टीम से टरबाइन को चलाया जाता है। तो इस तरह से ये एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो हमारे देश में ये जो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर हैं 220 मेगावाट के कई रिएक्टर्स हैं जो अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा अब हम 700 मेगावाट बिकॉज एनर्जी डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए 700 मेगावाट के रिएक्टर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो 6 रिएक्टर ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है और 10 रिएक्टर जो हैं वो अप्रूव हो चुके हैं। ये परमाणु जिस टाइम कहीं अगर इसको छोड़ा जाता है और वहाँ कुछ आबादी होती है तो उससे बचने का क्या तरीका है? इसके सारे सेफ्टी मेजर्स सिस्टम्स में इनबिल्ट होते हैं। जैसे कि अगर जहाँ पे यह रिएक्टर होता है उसको लो प्रेशर में मेंटेन किया जाता है। तो जब भी आप देखेंगे कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, तो अगर कभी भी ऐसी कोई कंडीशन आई तो रेडिएशन कभी भी बाहर लीक नहीं होगा, वो रिएक्टर के बिल्डिंग के अंदर ही सीमित रह जाएगा, बेसिकली उसके कंटेनमेंट के अंदर सीमित रह जाएगा। तो ये उस तरह से उसको किया जाता है। और एट द सेम टाइम इस तरह की अगर कोई भी सिचुएशन है तो उसके प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, उसका एक पूरा एक प्रोसीजर्स है, उस प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है और समय समय पे उसकी ड्रिल की जाती है कि अगर ऐसी कोई ऐसी स्थिति आ गई जहाँ पे अगर हमें कुछ इवैक्यूएट करना पड़ा तो उस इवैक्यूएशन में जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं और जो हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं वो सब कैसे एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे और लोगों को सही जगह पे पहुंचाएंगे। तो इसकी रेगुलर ड्रिल होती है। ये थे हमारे परमाणु ऊर्जा विभाग के सिन्हा जी जिन्होंने जानकारी दी। आप देख रहे हैं कैमरामैन ओसामा ठाकुर के साथ में पप्पन ठाकुर की रिपोर्ट। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। की दुनिया का बेमिसाल करें 71775